बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी मिलना एक आखिरी बार। एक वक्त था जब समंदर की दीवानी हुआ करती थी मैं, लेकिन अब मुझे समंदर नहीं पसंद इन बेवफा लहरों की वजह से। मैं हर बार इनके भीतर और भीतर जाकर खड़ी हो जाती हूँ कि ये ले जाकर मुझे पटक दें किसी ऐसे कोने में जहाँ मुझे समीर की याद ना आए, पर ये नालायक बस मेरे पाँव छू कर लौट आती हैं। नहीं पसंद है मुझे ये। फिर भी जब अभी पूछता है कहीं घूमने चलें, तो मैं फट से यहाँ आने को बोल देती हूँ, क्योंकि समीर की तरह उसको भी समंदर अच्छा लगता है। रचिता, चाय पियोगी? दूर से अवी की आवाज़ आई। लंबे बाल जूड़े में कसकर मैंने पाँव पर चिपकी रेत झटकी और हवा में हाथ लहरा दिया। अवी मेरा पड़ोसी, इस शहर का दिया इकलौता दोस्त, जिसे मैं थोड़ा थोड़ा प्यार करती हूँ, और वो मुझसे सारे का सारा। बीच का सा कद है उसका। ऊंचे कढ़े बालों की चंद लटें माथे पर झूलती हैं। मेरे बालों की तरह उसकी दाढ़ी में चुटकी भर सफ़ेदी है। कहने को तो हम दोनों 30 पार के हैं, लेकिन उसमें बचपना भरा हुआ है। मुझे बार बार रचिता, पपीता कहकर चिढ़ाता है, और जब मैं कहती हूँ तो मुझको ताकता है देर तक खामोशी से। ये लो चाय और वड़ा पाव, अवी ने मेरे पास आकर कहा। मैंने उसके हाथ से वो प्लेट ले ली और ज़रा पीछे आकर हम दोनों सूखी रेत पर बैठ गए। मैं रेत में धसी उसकी तांबई एड़ियाँ देखने लगी। ये जब हटेंगी तो एक गड्ढा बन जाएगा यहाँ, और फिर कोई लहर उसे मिटा देगी। काश ये मन रेतीला होता, इसमें लहरें आती तो समीर की याद के निशान कब का मिट गए होते। क्या सोच रही हो? अवी ने कोहनी मारी। कुछ भी तो नहीं, मैंने झूठ कहा, और वो ये बात जानता था, इसलिए बस हौले से मुस्कुरा दिया। वो समीर के बारे में जानता था, लेकिन मेरे भीतर की उथल पुथल उसे बिल्कुल नहीं पता थी। पहले सब ठीक था, एकदम सॉर्टेड, लेकिन महीने भर पहले उसने जो कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, उसके बाद से मेरा मन एक बार उसकी ओर बढ़ता और फिर समीर की ओर लौट जाता। मैं बढ़ना चाहती थी अवी के साथ, लेकिन अतीत यूं जकड़े हुए था कि मैं छुड़ा ही नहीं पा रही थी खुद को। समीर का जिंदगी में आना और फिर एक रोज़ बिना आखिरी दफ़ा मिले चले जाना, ये सीने में एक फांस सा अटका है। तेज चुभता है। मैं हंसती हूँ, बोलती हूँ, उससे दामन छुड़ाने की कोशिश करती हूँ, पर कमबख्त कुछ असर नहीं होता। शहर रात की दुशाला ओढ़े हुए था। घर की ओर जाते रास्ते में ऑटो पर बैठी मैं उस पर टंके सितारे देख रही थी। अभी मेरे बगल में बैठा मोबाइल में कोई ट्रैवल एजेंसी खंगाल रहा था। कहीं जा रहे हो? मैंने उसकी स्क्रीन में ज़रा सा झांका। उसने फ़ौरन फ़ोन दुबकाते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं, कोई और जा रहा है। कौन? पूछते हुए मैंने उसकी कलाई पकड़ी और अगले ही पल छोड़ दी। वो मुझे देखने लगा। रोशनी के गुच्छे उसके चेहरे पर हो कर जा रहे थे। उनमें से एक उसकी आंख में ठहर गया। मैंने नज़रें फेर लीं। ये बात उसे टीसती होगी, मैं जानती हूँ, लेकिन क्या करूँ? रत्ती भर भी उसके करीब जाने की कोशिश करूँ तो अतीत खाई सा बीच में आ जाता है। याद आता है कि कैसे समीर के माँ पापा ने मुझको खारिज कर दिया था, क्योंकि मैं उनकी बिरादरी की नहीं थी, उनके घर का हिस्सा नहीं बन सकती थी। वो समीर के आगे रोए, गिड़गिड़ाए, और वो हार गया। माँ पापा की खातिर मुझसे दूर तो हुआ, लेकिन इस जिद के साथ कि वो कभी शादी नहीं करेगा। समीर अकेला होगा, ये दुख मुझे अवी के करीब आने ही नहीं देता। लगता है जैसे मैं उन दोनों को धोखा दे रही हूँ। लगभग आधे घंटे बाद मैं और अवी अपने अपने फ्लैट के सामने थे। मैं ताला खोल ही रही थी कि मोबाइल की मैसेज टोन बजी। अवी का मेल था। 3 रोज़ बाद की उसने बोकारो की टिकट बुक कर दी थी, जहाँ समीर रहता था। ये क्यों किया? मैंने रुखाई से पूछा। क्योंकि मुझे ठीक लगा। आगे बढ़ने के लिए पाँव की रस्सी तो खोलनी होगी ना रचिता, कहकर वो चला गया। मैं उसके घर के बंद दरवाजे के आगे खड़ी अपने टखने देख रही थी।
कोई रस्सी नहीं थी वहां, लेकिन कुछ कस रहा था, जैसे मैंने सुतली लपेट कर उसमें गुड़गांठ मार दी हो। मेरे बढ़ने की हद सिर्फ इसकी लंबाई जितनी हो। इसे खोले बिना मेरा आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। अगली 2 रातें नींद नहीं आई। मन इस धुरी पर घूमता रहा कि जाऊं या ना जाऊं। 2 दिन फैसला लेने में गुजरे और तीसरी रात 9 बजे अवी के साथ मैं स्टेशन पर थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लगी तो सवारियां दौड़ने लगीं। अवी मेरा हाथ थामे मुझे संभालता चला जा रहा था। सामने की सीट दिखाकर वो मेरा बैग सीट के नीचे रखने लगा। मैंने बाहर झांका तो खिड़की के कांच पर उसका अक्स दिखा जो मुझे ताक रहा था। मैंने गहरी सांस भरकर आंखें मूंदी। ठीक हो ना? उसने पूछा। मैंने सर हिला दिया। वो कुछ देर यूं ही घुटनों पर बैठा रहा, फिर उठकर हम दोनों की एक तस्वीर ली और चला गया। खिड़की से मैं उसे भीड़ में गुम होता देखती रही। दिल बैठने लगा जैसे कुछ छूट रहा हो। ट्रेन चल दी। मैंने घूंट भर पानी पिया और पांव तक कंबल खींचकर लेट गई। 1.5 दिन लंबा सफ़र था ये। मेरे लिए सही भी था। वक्त चाहिए था मुझे ये सोचने के लिए कि समीर के पास जा तो रही हूँ, लेकिन उसने पूछ लिया कि मैं क्यों आई हूँ तो मैं क्या कहूँगी उससे। ये सवाल मेरे जहन पर हावी होता कि अवी का वॉइस मैसेज आया। हे रचिता, कंफर्टेबल ना? तुम्हारे फ़ोन में अच्छी अच्छी मूवीज़ हैं, बोर हो ना तो देख लेना, या चाहो तो अच्छी नींद ले लो। 1.5 दिन मिला है सोने के लिए, एंजॉय करो ट्रेन के पालने में। ओके बाय। कुछ देर मोबाइल थामे मैं मुस्कुराती रही। फिर धीरे धीरे मुस्कुराहट तितली बन के उड़ गई और चेहरे पर फिक्र के रंग बाकी रह गए। सोचने लगी कि समीर से कैसे कहूँगी कि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ लेकिन नहीं बढ़ पा रही। मुझे रिहा कर दो ना, तुम्हें भी बढ़ जाना चाहिए। इस तरह रुके रहना ठीक नहीं है। आसपास के सब लोग सो चुके थे। मैंने भी करवट बदलकर आंखें मूंद लीं। पलकों के पीछे एक स्याह चादर तन गई। मेरी और समीर की यादों के जुगनू उस पर चमचम करने लगे। मैंने हाथ बढ़ाकर सबसे प्यारी याद को छू लिया, उस लम्हे को जब समीर ने मुझसे अपने दिल की बात कही थी। वो और मैं एक ही ऑफिस में काम करते थे। 3 महीने पहले दोनों ने एक साथ ज्वाइन किया था। वो इस शहर में नया और अकेला रहता था। लंच टेबल पर जब भी टीम एक साथ बैठती तो वो अपनी होटल वाली थाली किसी को देता और उसके घर की दाल रोटी चाव से खाता। यार, घर का खाना बहुत मिस करता हूँ, कहते हुए उसकी छोटी छोटी आंखों में उदासी तैर जाती। घर का खाना सबसे ज़्यादा तब याद आता है जब हम घर से दूर रहने लगते हैं। 4 साल हॉस्टल में रहने की वजह से मैं पहचानती थी ये मायूसी। इसलिए कुछ रोज़ बाद मेरे साथ 2 डिब्बे जाने लगे, एक मेरा एक उसका। थैंक यू रचिता, तुम्हें नहीं पता तुम कितनी दुआएं बटोर रही हो। मैं माँ को रोज़ फ़ोन पे बताता हूँ कि आज मैंने क्या खाया, कौन लाया। वो तुम्हें दुआएं देती हैं, वो अक्सर कहता और मैं मुस्कुरा देती। मेरे दिल में उसके लिए ये हमदर्दी कब प्यार बनती गई पता नहीं। शुक्रिया कहने के लिए वो अक्सर मुझे कॉफ़ी पर ले जाता। उस शाम हम एक कैफ़े में थे। छोटी गोल मेज़ के उस पार वो था, इस पार मैं। मेरी उंगलियां मेज़पोश पर बना फूल टोह रही थीं। आज वो चुप था और मैं उसके बोलने के इंतज़ार में। जाने क्यों मुझे उसकी चुप्पी अच्छी नहीं लगती थी। तभी उसने मध्यम आवाज़ में कहा, रचिता सुनो। क्या समीर? मैंने पूछा तो उसने मेरी वही उंगली थाम ली जिससे मैं मेज़पोश का फूल छू रही थी। मैंने सर उठाकर उसे देखा। उसने होंठ गोल करके एक ठंडी सांस छोड़ी, हल्का सा मेज़ पर झुककर गुलाबी आवाज़ में बोला, तुम मुझे अच्छी लगती हो रचिता। नहीं, सिर्फ अच्छी नहीं लगती बल्कि मैं तो तुमसे। आगे उसने क्या कहा मैं सुन ही नहीं पाई। धड़कनें तेज़ होने लगीं, कान गुनगुने पड़ गए, होंठ थरथराने लगे। बड़ा वक्त लगा मुझे खुद को संभालने में और तब मैं सिर्फ ये कह पाई, मैं भी समीर। प्यार में कहने के लिए कम और महसूस करने के लिए ज़्यादा होता है। हम एक दूसरे के साथ खूब वक्त बिताना चाहते थे, इसलिए समीर ने मेरी ही कॉलोनी में एक किराए का मकान ले लिया। मेरे सारे इतवार उसकी रसोई में उसकी पसंद का खाना बनाते हुए बीतते।
शामें उसकी बालकनी में अदरक वाली चाय के साथ, और जब रात को उसके यहाँ से अपने फ्लैट पर लौटती तो जी करता कि ना जाऊं, वहीं ठहर जाऊं उसके पास हमेशा के लिए। ख्वाहिश जागती कि एक नामदार रिश्ते में बन जाएं हम दोनों। समीर, शादी कर लें? वो इतवार की सर्द सुबह थी जब बालकनी में गुनगुनी चाय का घूंट भरते हुए मैंने कहा था। हल्के से चौंक कर हंसते हुए उसने पूछा, आर यू सीरियस? हाँ, तुम नहीं हो क्या? मुझे उसका सवाल अच्छा नहीं लगा। ऑफ कोर्स हूँ यार, बिल्कुल हूँ। मैं माँ पापा से जल्द बात करता हूँ हम दोनों के बारे में, उसने कहा तो मैं मारे खुशी के उससे लिपट गई। दिन गुजरने लगे। मैं हर तीसरे रोज उससे पूछती, क्या बात हुई? अभी कुछ नहीं, उसका जवाब मुझे मायूस कर जाता। उसका मानना था कि ये बातें आमने सामने बैठकर करनी चाहिए। उसके घर की ये पहली इंटरकास्ट मैरिज होगी ना, माँ पापा को मनाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। वो मान जाएंगे, आई एम श्योर। समीर जब भी ये बात कहता तो मैं खुश हो जाती। वो 22 दिसंबर की शाम थी, उसके जाने की शाम। तेज चुभती हवाएं चल रही थीं। मैं समीर को छोड़ने रेलवे स्टेशन आई थी। वो पर्स से अपना टिकट निकाल रहा था। बस 10 मिनट में वो चला जाएगा। फिर कब आएगा पता नहीं, किस जवाब के साथ आएगा ये भी मैं नहीं जानती थी। कब आओगे? पूछते हुए मैं उसकी बाह पर उंगलियां फेरने लगी। इस बार शायद टाइम लगे, ये काम आसान नहीं है। मैं ठोड़ी उचकाए डबडबाई आंखों से कुछ देर उसे देखती रही। फिर उसके चौड़े सीने से सर टिका दिया। पूछा, तुम उन्हें मना तो लोगे ना? उसने हल्के से मेरा सर थपका और बोला, 100% कोशिश करूंगा तो वो पक्का मान जाएंगे। यू डोंट वरी। अब चलता हूँ, ख्याल रखना। मेरा माथा चूमकर उसने विदा ली और भीतर चला गया। उसे यूं जाता देखकर सीना जाने क्यों दुखने लगा। एक 30 पीठ तक दौड़ गई। बुरे ख्याल का दलदल मुझे खींचने लगा कि इस बार शायद वो मुझसे दूर जा रहा है, कभी न लौटने के लिए। प्यार में सबसे बड़ा डर होता है हम जिसे चाहते हैं उसे खोने का डर। समीर से प्यार होने के बाद मेरा मन बेचैन ही रहा करता। दिन भर सीने में बुरे ख्याल धमाचौकड़ी मचाते और आधी रात को नींद अचानक टूट जाती। ठंडे बिस्तर पर पसीने से तरबतर बैठी मैं देह में घुमड़ता बवंडर महसूस करती। देर बाद जाकर समीर से मैसेज में पूछती, माँ पापा मान जाएंगे ना? सुबह उसका जवाब आता, ऑफ कोर्स रचिता। मैं देर तक उसके अक्षर ताकती जैसे वो नामालूम लिपि में लिखी कोई दूसरी बात हो। ये मन जो होता है ना, बहुत बारीक नजर रखता है हर बात पर। कोई आया, कोई गया, कोई जा रहा है, ये बात सबसे पहले उसे ही पता चलती है। वो नए साल की दूसरी सुबह थी। छुट्टी थी मेरी। मैं बालकनी की रेलिंग पर झुकी धुंध देख रही थी। वो धुआं जितना बाहर था उतना ही मेरे भीतर। बेचैनी से हार कर मैंने समीर को लगातार 10 मैसेज भेजे थे। जवाब में उसकी कॉल आई। तुम अवॉइड क्यों कर रहे हो मुझे? मैंने पहली बात कही। उधर वो कुछ देर चुप रहा। मुझे उसके होंठों से निकली किच की आवाज़ आई। वो बहुत गंभीर बात कहने के पहले खुद को तैयार करता था। उस रोज़ भी खुद को तैयार करके बहुत देर बाद उसने कहा, तुमसे कहने की हिम्मत जुटा रहा था। माँ पापा मान नहीं रहे रचिता। क्यों? ये सवाल मेरे भीतर घुमड़ कर रह गया। वो आगे बोला, एक रीज़न तो तुम जानती हो, कास्ट, और दूसरा कि उनको घरेलू लड़की चाहिए। मैंने कहा कि तुम जॉब छोड़ दोगी, लेकिन वो कहते हैं कि कामकाजी लड़कियां अच्छी बहू नहीं बन पाती। हेलो, सुन रही हो ना? हाँ सुना, मैं बुदबुदाई। उसने उन तीनों के बीच हुई जिरह बताई और फिर ये फैसला कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा और अब किसी से नहीं करेगा। तुम आ तो रहे हो ना? मैंने पूछा। हाँ आऊँगा, ये उसका जवाब था। इंतज़ार के पत्ते पीले पड़कर मन से उतरते रहे। 20 रोज हो गए थे उसको गए। मेरा हर दिन उसके इंतज़ार से शुरू होता और रात उम्मीद बचाए रखने में ख़त्म हो जाती। एक सुबह मैं ऑफिस पहुंची तो सब मुझे अजीब सी सहानुभूति वाली नज़रों से देख रहे थे। धीरे धीरे वो पास आने लगे। मैं
भीड़ से घिर गई और फिर जाने किसने कहा समीर ने रिजाइन कर दिया। सब वजह पूछ रहे थे और मेरे भीतर सब कुछ टूट रहा था। मेरी कपकपाती उंगलियां मोबाइल में उसका नंबर डायल करती रहीं। देर रात जाकर फ़ोन उठा और उसने सीधे कहा, आई एम सॉरी रचिता, वहाँ आया तो तुमसे दूर नहीं रह पाऊँगा और ऐसे में माँ पापा दुखी होंगे। उनकी खातिर हमें अलग हो जाना चाहिए। रह पाओगे मेरे बिना? मैंने पूछा। शायद, लेकिन यह बात पक्की है कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी जगह कोई ले नहीं पाएगा। उसने जब ये कहा तो मैं उसे कस के थाम लेना चाहती थी। उसकी आवाज़ की थरथराहट को संभाल लेना चाहती थी, लेकिन अफसोस हम इतने दूर थे कि बीच में रास्ते कहीं खो गए। समीर, हम एक आखिरी दफ़ा मिले? मैंने रुंधे हुए गले से पूछा। मिलेंगे तो दूर होना और भी मुश्किल होगा। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। ये कैसा अलग होना था। ना हम आखिरी दफ़ा गले मिले, ना एक दूसरे को आंखों में भरा, ना आखिरी लम्स महसूस किया। प्यार में बिछड़ने का भी अगर एक रिवाज होता है तो हमारे नसीब में वो नहीं था। सफ़र से पहले यादें ख़त्म हो चुकी थीं। समीर के जाने का दुख अब भी मेरे भीतर था। अभी आया तो मैं उसे वो जगह नहीं दे पाई। पसंद था मुझे उसका साथ, उसकी बातें, लेकिन जब भी वो करीब आने के लिए कदम बढ़ाता तो खुद से चिढ़ होने लगती। अकेले मुरझाए समीर का चेहरा दिमाग में कौंध जाता। दिल खुद को कोसने लगता कि वो अब तक अकेला होगा और मैं यहाँ अवी के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। अपनी सीट पर बैठी मैं खिड़की के कांच पर चमकती सुबह की धूप देखने लगी। ये सूरज जरा और चढ़ेगा तब पहुंचूंगी मैं उसके शहर। उससे मिलूंगी तो कैसे रिएक्ट करेगा वो? खुश होगा या नाराज? उसे देखकर कहीं मैं रो तो नहीं दूंगी? मैं सबसे पहले उसे छूऊंगी। सोचते हुए मैंने कांच पर अपनी उंगलियां रख दी। गुनगुनापन मेरे पोरों में भरने लगा। तभी अचानक ट्रेन झटके से रुकी। मेरी उंगलियां सरक गईं, जैसे किसी ने झिड़क कर हटाया हो उनको। मेरे जहन में उसके माँ पापा कौंध गए, उनकी नाराज सूरत। कितने अरमान होंगे उनके समीर को लेकर। वो दुखी होते होंगे कि उनका बेटा अकेला है और अपनी जिंदगी में किसी और को शामिल नहीं होने दे रहा, और मैं इसकी वजह हूं ये जानकर मुझे कोसते होंगे। ये शायद उनका ही श्राप था कि समीर अटका हुआ था मुझ में। मैं कैसे उन्हें समझाऊं कि जीवन से कोई भी पूरा नहीं जाता, वो अपने तमाम हिस्से छोड़ जाता है हमारे भीतर, जैसे वो छोड़ गया है मुझ में और मेरे रह गए हैं उसमें। जब तक हम अपने अपने हिस्से वापस नहीं लेंगे कुछ नहीं हो सकेगा। 9 बजे ट्रेन स्टेशन पहुंची। 8 बजे मैं होटल जहां अवी ने रूम बुक किया था और शाम 6 बजे मैं समीर की कॉलोनी में थी। पेड़ों से घिरी गलियों में मकान नंबर तलाशती आगे बढ़ रही थी। 426, 427, 428, ये होगा उसका घर। 430। मैं उसके घर से ज़रा पीछे रुक गई। भीतर जाने की हिम्मत जुटाने लगी कि तभी एक बाइक उसके घर के सामने रुकी। थोड़े भरे हुए बदन वाला एक आदमी उस पर था। उसने बाइक किनारे लगाई और जैसे ही हेलमेट उतारा मेरी ज़बान पर उसका नाम आ गया, समीर। चेहरा भर आया था उसका। हल्की मूछें रखी हुई थी उसने। काली पैंट पर बादामी कमीज पहनी थी उसने। अरसे बाद मैं उसे देख रही थी और वो मुझे। तुम? उसकी आवाज़ में ना हैरानी महसूस हुई मुझे और ना खुशी। तुम कितना बदल गए हो, अलग दिख रहे हो। बोलते हुए मैं सिर्फ उसे देख रही थी और वो बार बार गेट के भीतर झांक रहा था। शायद उसे ये फिक्र होगी कि कहीं उसके माँ पापा मुझको देख ना लें। फ्री हो तो कॉफ़ी पीने चलें? मैंने पूछा। वो कोई जवाब देता कि तभी गेट खुला। एक लड़की बाहर निकल आई। चटख पीला सलवार सूट पहना था उसने, हाथ भर चूड़ियाँ और मांग में पीला सिंदूर। आपने फ़ोन नहीं किया आने के पहले? वो तो मैंने बाइक की आवाज़ सुन ली थी तो बाहर चली आई। कहते हुए वो मेरी ओर मुड़ी और मेरे चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा, जी आप कौन? ये किसी के घर का पता पूछ रही हैं, मैंने बता दिया। कहते हुए समीर ने नज़रें चुराई। मैं हल्के से हंस दी। सुनो, वो मेरा कार्ड लेके आना ज़रा। समीर ने बहाने से उस लड़की को भीतर भेजकर कहा, रचिता, आई एम सॉरी, माँ पापा ने जिद ठान ली थी, शादी इतनी जल्दी हुई कि। कोई बात नहीं, मैंने उसे टोका और पलट गई।
शायद उसने मुझे पुकारा था या शायद नहीं। मैं वहां से लौटी तो लगा जैसे भीतर सब कुछ खाली हो गया हो, साफ सुथरा सा। वो खलिश कि मैं समीर को अकेला छोड़कर अवी की तरफ झुक रही हूँ, ये सारी सीलन मन की दीवारों से सूख चुकी थी। हाँ, जरा सा दुख था, लेकिन गहरे सुकून ने उसको ढक लिया। रात को बड़ी अच्छी नींद आई और सुबह अवी के कॉल से आंख खुली। हाय, कैसी रही मीटिंग? उसने पूछा, फिर अगले ही पल बोला, लीव इट, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, मैं बुदबुदाई। गुड, अच्छा सुनो, स्टेशन टाइम पे पहुँच जाना और कॉल करना पहुँच के। ओके रचिता, कहकर उसने कॉल काट दी। मैं कितनी देर अपनी मुट्ठियों में मोबाइल थामे बैठी रही, सोचती रही कि समीर के बाद अवी का मेरी ज़िंदगी में आना किस्मत थी मेरी। नियति ने इसे भेजा होगा ये कहकर कि इस टूटी फूटी लड़की को तुमको संभालना है। उसने संभाला भी बहुत अच्छी तरह से, प्यार से। प्यार। मैं रुकी इस शब्द पर। मैंने मुड़कर देखे वो सारे लम्हे जब अवी मेरे लिए खड़ा रहा, मेरे नखरे झेले, मेरा गुस्सा सहा, मुझे सहारा दिया, और अब भी मैं आई तो सिर्फ उसके कारण। दोपहर का वक्त था। स्टेशन पर पहुंचे जरा देर हो गई थी मुझे। बुक स्टॉल से थोड़ा आगे बढ़कर मैं एक खाली सीट पर बैठ गई, पर्स से मोबाइल निकाला और अवी का नंबर मिला दिया। हेलो, हाँ पहुंच गई स्टेशन? शोर के बीच उसकी दबी सी आवाज़ सुनाई दी। हाँ बस अभी आई हूँ, ट्रेन अभी आई नहीं है। कहते हुए मैं उसके पीछे से आता शोर सुनने लगी। पूछा, तुम कहीं बाहर हो? आवाज़ साफ नहीं आ रही। हाँ बाहर ही था। तुम्हें कुछ ज़रूरी बात करनी हो तो देखूं कोई शांत को ना। कहकर वो चुप हो गया कि तभी अनाउंसमेंट की आवाज़ आई, मुझसे 4 फीट दूर लगे लाउडस्पीकर से और उधर रवि के फ़ोन से भी। तुम कहाँ हो? मैंने पहले पूछा, फिर खुद ही बोल पड़ी, तुम यहाँ हो क्या? मेरे आसपास? तुम्हारे साथ हूँ मैं। उसकी आवाज़ और उसकी उंगलियों ने एक साथ छुआ मुझे। मेरे कंधे पर उसका हाथ रखा था। मैंने फौरन पलट कर देखा, वो पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैंने कसकर उसकी उंगलियां अपनी हथेलियों में भींच लीं। वो वाकई मेरे साथ था। बस इतनी सी थी ये कहानी।